हमेशा की भांति आज हम आपको फिर लेकर के चलते हैं अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी। और अब हम चर्चा करते हैं सेकेंड पॉइंट ऑफ अशोकन पिलर एंड धमेक स्तूपा। तो आज हम आप सभी लोगों को अशोकन पिलर एंड धमेक स्तूप के शोध की जब चर्चा करते हैं तो कनिंघम ने विदेशी स्रोतों से जानकारी जुटाना पसंद किया। स्टेनिस्लास जूलियन द्वारा चीनी तीर्थयात्री जुआनजैंग ह्यूयान इत्सांग के नाम से जाने जाते थे। जुआनजैंग की 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक की भारत यात्राओं का एक फ्रांसीसी अनुवाद 1857 से 1858 में प्रकाशित हुआ। जुआनजैंग ने वाराणसी के उत्तर पूर्व में वरुणा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक ऊंचे स्तूप और पास में अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ का उल्लेख किया, जो बर्फ की तरह चमकीला और चिकना था। उन्होंने 5 किलोमीटर 3.1 मील दूर मृगदेव या हिरण पार्क में एक मठ का उल्लेख किया। यहाँ अशोक द्वारा निर्मित एक और स्तंभ था जो लगभग 2.1 मीटर 70 फीट ऊंचा था और जेड की तरह चमकीला था। इतिहासकार फ्रेडरिक एसर के अनुसार जुआनजैंग के विवरण में कभी कभी 2 स्मारकों का उपयोग किसी स्थान पर चमत्कारों को स्थापित करने के लिए प्रतीकात्मक उपकरणों के रूप में किया गया था। जुआनजैंग की यात्रा से 2 शताब्दियों से भी अधिक समय पहले 5वीं शताब्दी के आरंभ में ही एक अन्य चीनी यात्री फाक्सियन ने सारनाथ का संक्षिप्त विवरण दर्ज किया था। फाक्सियन ने कुछ मीनारों का भी उल्लेख किया था, उस स्थान पर जहां बुद्ध ने 5 शिष्यों से मिले थे, और दूसरी ओर 60 कदम उत्तर जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था। यह विवरण भूगोल के विवरण देने की बजाय पारंपरिक कहानियों को बताने पर अधिक केंद्रित था। दोनों ही विवरण स्थल पर नहीं लिखे गए थे, बल्कि चीन लौटने पर स्मृति के आधार पर लिखे गए थे। फाक्सियन व जुआनजैंग के विवरणों को अधिक शाब्दिक रूप से विश्वसनीय मानते हुए संग्रहालय क्यूरेटर सुषमा जंसारी का सुझाव है कि वे प्रारंभिक ऐतिहासिक दक्षिण एशिया और उसके तत्काल बाद के समय में अशोक स्तंभों की अधिक संख्या के अस्तित्व का संकेत दे सकते हैं, जो 18वीं-19वीं शताब्दी की ब्रिटिश जांच के समय तक मौजूद नहीं थे। तो एक बार फिर हम आप लोग को स्मरण दिलाते हैं सेकेंड पॉइंट ऑफ अशोकन पिलर और धमेक स्तूप के बारे में। आज हम आप सभी लोगों को अशोकन पिलर एंड धमेक स्तूप के शोध की जब चर्चा करते हैं तो कनिंघम ने विदेशी स्रोतों से जानकारी जुटाना पसंद किया। स्टेनिस्लास जूलियन द्वारा चीनी तीर्थयात्री जुआनजैंग ह्यूयान इत्सांग के नाम से जाने जाते थे। जुआनजैंग की 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक की भारत यात्राओं का एक फ्रांसीसी अनुवाद 1857 से 1858 में प्रकाशित हुआ। जुआनजैंग ने वाराणसी के उत्तर पूर्व में वरुणा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक ऊंचे स्तूप और पास में अशोक द्वारा निर्मित एक स्तंभ का उल्लेख किया, जो बर्फ की तरह चमकीला और चिकना था। उन्होंने 5 किलोमीटर 3.1 मील दूर मृगदेव या हिरण पार्क में एक मठ का उल्लेख किया। यहाँ अशोक द्वारा निर्मित एक और स्तंभ था, जो लगभग 2.1 मीटर 70 फीट ऊंचा था और जेड की तरह चमकीला था। इतिहासकार फ्रेडरिक एसर के अनुसार जुआनजैंग के विवरण में कभी कभी
कभी कभी स्मारकों का उपयोग किसी स्थान पर चमत्कारों को स्थापित करने के लिए प्रतीकात्मक उपकरणों के रूप में किया गया था। जुआनजेंग की यात्रा से 2 शताब्दियों से भी अधिक समय पहले 5वीं शताब्दी के आरंभ में ही एक अन्य चीनी यात्री फाक्सियन ने सारनाथ का संक्षिप्त विवरण दर्ज किया था। फाक्सियन ने कुछ मीनारों का भी उल्लेख किया था और एक उस स्थान पर जहां बुद्ध ने 5 शिष्यों से मिले थे और दूसरी ओर 60 कदम उत्तर जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था। यह विवरण भूगोल के विवरण देने की बजाय पारंपरिक कहानियों को बताने पर अधिक केंद्रित था। दोनों ही विवरण स्थल पर नहीं लिखे गए थे बल्कि चीन लौटने पर स्मृति के आधार पर लिखे गए थे। फाक्सियन व जुआनजेंग के विवरणों को अधिक शाब्दिक रूप से विश्वसनीय मानते हुए संग्रहालय क्यूरेटर सुषमा जनसारी का सुझाव है कि वे प्रारंभिक ऐतिहासिक दक्षिण एशिया और उसके तत्काल बाद के समय में अशोक स्तंभों की अधिक संख्या के अस्तित्व का संकेत दे सकते हैं, जो कि 18वीं 19वीं शताब्दी की ब्रिटिश जांच के समय तक मौजूद नहीं थे। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देव देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम की जय।